जी, तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने गैसेस के बारे में स्टडी कर लिया कि गैसेस मैटर की वो स्टेट हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड के बारे में एंड सॉलिड। ये जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये सब आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनी होती हैं। तो गैसेस जो हैं उनके बारे में हमने कहा था कि उनके अंदर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, प्रॉपरली अरेंज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें ज़्यादा होती हैं गैसेस के मुकाबले में। इसके अगर हम देखें सॉलिड को, तो सॉलिड के अंदर तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में उनकी अरेंजमेंट होती है। इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आपने सॉलिड्स के बारे में डिटेल स्टडी भी करनी है। तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो हैं वो मूव तो वो भी करते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है वो गैसेस के मुकाबले में कम होती है। सॉलिड्स के अंदर जस्ट वाइब्रेटरी मोशन हो रही होती है। तो लिक्विड और सॉलिड इनको कंबाइनली कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। उसके बाद है कि आमतौर पे हम सुनते हैं एक वर्ड बड़ा कॉमन सा, फ्लूइड। और जब हम फ्लूइड का वर्ड सुनते हैं तो जो बात हमारे माइंड में आती है वो यही होती है कि फ्लूइड बेसिकली लिक्विड्स को ही कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने चेंज करना है अपना, कि फ्लूइड्स जो होते हैं, लिक्विड भी फ्लूइड हैं, लेकिन फ्लूइड के अंदर दो स्टेट्स ऑफ मैटर इन्वॉल्व होती हैं। लिक्विड प्लस गैस का जो लिक्विड स्टेट भी आती है फ्लूइड्स में और गैशियस स्टेट भी आती है फ्लूइड्स में। इस तरह से ये लाजमी नहीं है कि सारे फ्लूइड्स जो हैं वो लाजमी लिक्विड ही हों। लिक्विड और फ्लूइड के प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। देखिए, जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम लाजमी है कि फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। तो अब जहाँ तक बात है लिक्विड की, तो उनके केस में हम ये कहेंगे कि इनका वॉल्यूम डेफिनेट ही होता है, लेकिन फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है का मतलब ये है कि फ्लूइड के अंदर तो दोनों चीज़ें आती हैं। अगर लिक्विड होगा तो उनका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, और अगर गैशियस फॉर्म होगी तो फिर उसमें जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होगा। इस तरह से लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। फ्लूइड के अंदर ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। इसका मतलब है सेम वही कि ज़्यादा होंगी तो उसका मतलब है हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, कम होगी तो उसका मतलब है हम गैशियस स्टेट की बात कर रहे हैं। और फ्लो करने की एबिलिटी जो है वो दोनों में होती है, लिक्विड्स में भी गैसेस में भी, तो इसलिए इन दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है या पढ़ना है लिक्विड के बारे में ही। तो लिक्विड के करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर जो है कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि सारे लिक्विड्स में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली बात वही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये स्ट्रॉन्ग किनके कंपैरिजन में है? ये स्ट्रॉन्ग है गैशियस फॉर्म के कंपैरिजन में। सॉलिड से कम होती हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्गर होती हैं गैसेस की निस्बत और वीकर होती हैं सॉलिड्स की निस्बत। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं इनकी वजह से मॉलिक्यूल ज़रा करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देन गैसेस। अब जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैस बाय वॉल्यूम। जब इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इनकी डेंसिटी जो है वो गैसेस के मुकाबले में बढ़ जाएगी। दूसरी बात वही कि इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मखसूस होता है, और इनकी डेंसिटी भी होती है, और जो इनकी डेंसिटी होती है वो गैसेस के मुकाबले में हाई होती है। हाई होने की रीज़न यही होती है कि इनका जो वॉल्यूम है वो गैसेस के मुकाबले में कम होता है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ये मखसूस जगह घेरते हैं, और इनकी डेंसिटी भी होती है जो कि, और ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते। जैसे हमने कहा था ना कि गैसेस के केस में अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इनका वॉल्यूम कम नहीं होगा क्योंकि इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मखसूस होता है। विस्कोसिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। विस्कोसिटी बोलते हैं रेजिस्टेंस जो इनको फ्लो करने में पेश आती है। तो हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स वो होते हैं जो ज़रा ज़्यादा थिक होते हैं और बहुत स्लोली फ्लो करते हैं। जिनकी विस्कोसिटी लो होती है वो ज़्यादा इजीली फ्लो कर सकते हैं। विस्कोसिटी पे भी डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह। तो इन फैक्टर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, थिकनेस बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे विस्कोसिटी भी उस लिहाज से इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से इनकम्प्रेसिबिलिटी, जैसे अभी हमने ऊपर कहा था कि इनके कंटेनर पे अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते।
तो लिक्विड्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। शेप की बात करें तो इनकी शेप कोई भी डेफिनेट नहीं होती, मखसूस नहीं होती। आप जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में इनको डालते हैं ये उसी की शेप में आ जाते हैं। अगर आप इनको कप में डालेंगे तो ये कप के शेप में आ जाएंगे, अगर आप इनको टब में डालते हैं तो ये टब के शेप में आ जाते हैं। जिस भी कंटेनर में आप इनको डालते हैं ये उन्हीं की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फ्री फ्लोइंग होते हैं, लिक्विड के अंदर फ्लो करने की एबिलिटी होती है। आप इन्हें एक कंटेनर से दूसरे में शफल भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिक्विड रखते हैं। इसके अलावा लिक्विड के अंदर कुछ फिनोमेनास भी होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो मतलब फेस चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इवेपोरेशन जो होती है उसमें होता है कि जैसे हमने अभी कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। अब सम टाइम मूवमेंट के दौरान एनर्जी होती है उनके पास, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी फेस ट्रांजिशन हो जाती है, यानी वो लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर और गैस। इट अकर when the molecule of a liquid gain enough energy to transition from the liquid phase to gaseous phase। अब इस पे भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं, टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह। इवेपोरेशन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये खुद ब खुद होता रहता है और हर टेम्परेचर पे होता है। हाँ, ये होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन भी कम होती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये सारे लिक्विड्स के अंदर ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो इवेपोरेट होते रहते हैं। बस ये होता है कि जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं उनका इवेपोरेशन उनकी उतनी ज़्यादा आसान हो जाती है, लेकिन जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनकी इवेपोरेशन होती है लेकिन कम होती है। और दूसरी बात, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सराउंडिंग से भी मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इससे क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे उनकी फेस जो है वो ट्रांसिट हो जाती है, दूसरी फेस में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है कि वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। आपके पास है एक लिक्विड जिसको आपने हीट किया है, आप उसको हीट करते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं। उनमें से कुछ वेपर्स जो हैं वो मतलब जो पिस्टन ढक्कन होगा या वॉल्स वगैरह होंगे उनके साथ कोलाइड भी करेंगे। देखिए, अब जो आपके पास दो फेसेस आ रही हैं, आपके पास लिक्विड था, आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इससे क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई, वीक होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जो वेपर्स होते हैं ना वो हल्के होते हैं, वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, मतलब नीचे से भी बबल्स वगैरह जो सरफेस पे सारे आ जाएंगे। अब आपके पास अगर तो ऊपर पिस्टन है वो उसके साथ कोलाइड करेंगे या वॉल्स वगैरह के साथ या लिक्विड की सरफेस के साथ भी वो कोलाइड करेंगे। इस कॉलिजन के दौरान सम टाइम एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाती है। जब एनर्जी वेस्ट होगी तो उनकी एनर्जी दोबारा से कम हो गई है। अब दोबारा से कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से गैशियस फेज से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दो प्रोसेसेस हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये हो रहा है कि लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा गैसेस दोबारा से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है या एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। उस टाइम उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। ये वेपर्स जो हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर होगा। किस पे एक्सर्ट करेंगे, लिक्विड की सरफेस के ऊपर या वॉल्स के ऊपर, मतलब ठीक है। इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बात आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि दो फेसेस यहाँ पे दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो दो प्रोसेसेस कौन कौन से, इवेपोरेशन का जिसमें आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैशियस फॉर्म में, और दूसरा कंडेंसेशन का जिसमें आपका जो आपकी गैस है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इस पॉइंट पे जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर होगा, वो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है अगर ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। उसके लिए टेम्परेचर, हीट या एनर्जी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। तो जो लिक्विड्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं
उनकी वेपर फॉर्मेशन कम होती है तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होता है। इस तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी वेपर प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है बॉइलिंग के प्रोसेस में भी। तो जहाँ पे वेपर ज़्यादा होंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उन वेपर्स का प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो लिक्विड जल्दी बॉयल होने लग जाएगा। इस तरह से जो आप टेम्परेचर होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो भी वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अभी हमने बात की कि जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वेपर फॉर्मेशन कम हो रही होती है। मेजर कैसे करें हम वेपर प्रेशर को? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। इस तरह वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मैनोमीटर्स। मैनोमीटर जो है वो सिंपली आप ये समझ लें कि आपके पास इस तरह से एक लिक्विड कंटेनर होता है जिसके साथ ही आपका मैनोमीटर अटैच होता है। इसके अंदर मर्करी फिल्ड होता है। तो जब आप यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड के वेपर्स बनते हैं। उन वेपर्स की वजह से यहाँ पे मर्करी का जो कॉलम है वो राइज होता है। तो वो जो हाइट में डिफरेंस आता है कि इनिशियली आपकी हाइट ये थी, वेपर्स बने, उन वेपर्स के प्रेशर की वजह से ये हाइट में डिफरेंस आएगा। तो ये जो हाइट में चेंज आया, इस डिफरेंस को आपने यहाँ से नोट करना होता है। ये डेल्टा एच आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड करना है, तो आपके पास उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा जो आपने इस कंटेनर में प्लेस किया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डायनामिक मेथड एक होता है जिसमें एक कंटेनर आप लेते हैं, उसके अंदर आप उस लिक्विड को ऐड करते हैं जिसका वेपर प्रेशर आप मेजर करना चाह रहे हैं। उसके अंदर होता है एक स्मॉल सा होल, और उस होल में से वेपर एस्केप करते हैं। उनका जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है, वो रेट ऑफ इफ्यूजन को डायरेक्टली रिलेट किया जाता है वेपर प्रेशर के साथ, कि अगर रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बने हैं तो इसीलिए वो एस्केप भी ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा, इस तरह से साइंटिस्ट के पास फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिससे वो डिफरेंट लिक्विड लेके उनके वेपर प्रेशर को रिलेट भी कर लेते हैं। तो अक्सर ये इंटरव्यूज़ में पूछा आपसे जा सकता है कि वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो 2-3 आप लोगों ने लास्ट में स्टडी करके जानी है। मैनोमीटर्स भी यूज़ करते हैं, डायनामिक मेथड, कंडेंसिंग मेथड, इफ्यूजन भी इसको कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें रेट ऑफ इफ्यूजन को रिलेट किया जाता है वेपर प्रेशर के साथ। उसके बाद है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम से पता चल रहा है, वोलेटाइल बोलते हैं जिनकी वेपर जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। बस वो इन पे डिपेंड कर रहा होता है, इनकी कंपोजिशन पे, इनकी नेचर पे, कि लॉन्ग टर्म होना है या शॉर्ट टर्म होना है, लेकिन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे इनका इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। वो इस तरह से होता है कि इनके ये एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं। 2 तरह के होते हैं, ये इनडोर भी होते हैं, आउटडोर भी होते हैं। इनडोर मतलब जो घरों वगैरह के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं, और आउटडोर जो जैसे स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, तो जिनका डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है वो आपके पूरे एटमॉस्फेयर पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे नेल पेंट्स होते हैं। अब नेल पेंट्स के अंदर हमें पता है कि एसीटोन वगैरह यूज़ होते हैं, उनके जो रिमूवर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी। अब वो एसीटोन जो है वो वोलेटाइल होता है, उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं वो एयर में जाते हैं। अब उस टाइम तो हमें वो फील नहीं हो रहे होते, लेकिन उनका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है फिर हमारी हेल्थ पे। इसी तरह से कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे ज़ाइलिन वगैरह जो हैं एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, आपके इन्वायरमेंट में इनके वेपर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, जैसे पेंट से रिलीज़ होते हैं, समटाइम्स सॉल्वेंट्स होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह, पेस्टिसाइड, बिल्डिंग मटेरियल, व्हीकल एमिशंस वगैरह से ये डिफरेंट केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं। इनडोर जो हैं उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जो उस घर में लोग रह रहे होते हैं उन पे, उनके अंदर ये हेड्रिक, डिजनेस, इरिटेशन वगैरह आइस की कॉज कर रहा होता है। जो आउटडोर होते हैं जैसे पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए हैं या कुछ स्प्रेस वगैरह होते हैं जिनसे ऐसे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो फिर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करते हैं, उनको पोल्यूट करते हैं। ओजोन की फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड लेवल पे। इस तरह से स्मोक फॉर्मेशन इनसे ज़्यादा हो जाती है।
फिर रेगुलेटरी एजेंसीज जो होती हैं वो मॉनिटर करती हैं, वो रेगुलेट करती हैं इन जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी एमिशन को, और वो सजेस्ट करती हैं, वो अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं कि वो कंपाउंड्स यूज़ किए जाएं, वो चीज़ें यूज़ किए जिनके अंदर जिनका लो VOC लेवल हो या ज़ीरो VOC प्रोडक्ट हो, और VOC का मतलब है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद है कि वेपर प्रेशर जो है इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे, इन टेक्निक्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको यूज़ किया जा रहा होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बन रही होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, कि आपके पास मिक्सचर होता है जिसके अंदर डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं और आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसको हीट करते हैं, जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे जल्दी बॉयल होने लग जाएगा। इस तरह से फर्स्ट फ्रैक्शन अलग हो जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो क्लाइमेट साइंस एंड मेट्रोलॉजी वगैरह के अंदर भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पूरा वाटर साइकिल होता है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, तो इनके अंदर भी अब वाटर साइकिल में क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है उसी को कंसीडर किया जाता है कि कितना वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, फिर फर्दर क्लाउड फॉर्मेशन या वेदर पैटर्न्स वगैरह, तो उनके लिए भी वेपर प्रेशर का नॉलेज होना ज़रूरी है। कुकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ होता है, बेकिंग वगैरह के प्रोसेस में लिविंग एजेंट्स होते हैं कुछ, जो कि डो जो होती है उस डो को राइस करने का काम करते हैं। अब उसमें से भी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो इजेक्ट हो रही होती हैं जो उस डो को राइस करवाती हैं। यीस्ट वगैरह इसके पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं आमतौर पे। अभी मैंने ऊपर आपको जो VOC का बताया था वो इसीलिए बताया था कि यहाँ पे हमने बात करनी थी इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी यूज़ होता है वेपर प्रेशर का। मतलब वेपर प्रेशर का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर एक इंसान इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करे उसके पास भी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वगैरह होती है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में यही देखा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को, उसके अंदर वो जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका आइडिया लगाया जाता है, तो उनके अंदर भी VOC का रोल होता है कि VOC वगैरह का पता होना ज़रूरी है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कंसनट्रेशन में मौजूद है, ताकि जो ज़्यादा हार्मफुल है फिर उसके कंसनट्रेशन को कम करने के इक़दाम करवाए जा सके। इस तरह से थर्मोडायनामिक्स एंड फेस इक्विलिब्रिया को जब स्टडी किया जा रहा होता है तब भी वेपर प्रेशर का नॉलेज होना ज़रूरी है। फेस डायग्राम, गिब्स फेस रूल भी है एक। फेस डायग्राम ये आपको को एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है डिफरेंट फेसेस के। जैसे वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैशियस फॉर्म में भी। तो एक मखसूस या ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर ये सारी फेसेस को एग्जिस्ट करती हैं। तो फेस डायग्राम आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। इंशाल्लाह ये हम फेस रूल में डिटेल के साथ भी इसको स्टडी करेंगे। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह जो होते हैं वो एक जब उनको बनाया जाता है, जब उनकी फॉर्मुलेशन होती है तो इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि जो भी एजेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी वेपर प्रेशर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के शॉर को लाशॉर में कन्वर्ट करने के लिए इनफ हो। तो उनके पास भी नॉलेज होना ज़रूरी है वेपर प्रेशर का। नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप इस नाम पे गौर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी लिक्विड को जो हीट देना पड़ेगी उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मोलर, तो मोलर का मतलब है 1 मोल, यानी अगर आपके पास 1 मोल लिक्विड है और उसको आप वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस दौरान जो हीट उसको रिक्वायर्ड होगी वो हीट किस लिए रिक्वायर्ड होगी कि आपने लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिक्विड और गैसेस में मेन फ़र्क किस चीज़ का है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको आपने वीक करना है। जब उन वीक हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी जो फेस है वो चेंज हो जाएगी, गैसियस फेस में आ जाएगा। तो 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट उसको प्रोवाइड की जाती है उसे कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद ये कि चाहिए क्यों होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने के लिए। यूनिट होता है, इसको जॉल्स पर मोल में भी लेते हैं, किलो जॉल्स पर मोल में भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 मोल वाटर हो तो उसके लिए आपको 40.79 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो चाहिए होगी उसे कन्वर्ट करने के लिए वेपर फेस में। नेक्स्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करता है।
कोई भी लिक्विड कब बॉयल करता है? जब उसके वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आप लोगों ने माइंड में रखना। अप्रॉक्सीमेटली दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन सम टाइम आ जाता है ये एमसीक्यूज में कि द बॉइलिंग टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे कहा जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं बार के अंदर तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। आमतौर पे हम चूँकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ले रहे होते हैं तो फिर जो हम यूज़ करते हैं टर्म वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये यूनिट से डिफरेंट की कन्वर्जन्स भी होती हैं, मतलब एक यूनिट से आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर आप बार्स में लेते हैं तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अप्रॉक्सीमेटली दोनों की वैल्यू सेम है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो यूजुअली हम यूज़ भी करते हैं, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इस पे भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का भी होता है, और इसके अलावा एल्टीट्यूड यानी हाइट का भी होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट या मरी हिल्स वगैरह पे वाटर को बॉयल करें तो वहाँ पे कंपैरेटिवली अर्थ सरफेस या सी लेवल की निस्बत जो है वाटर लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर्स का प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और वो लिक्विड जल्दी बॉयल करने लग जाएगा। नेक्स्ट के फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? सबसे पहले है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम कह रहे होते हैं, इसका भी इफ़ेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि वेपर्स के प्रेशर ने इक्वल होना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब आपका लिक्विड बॉयल करने लगेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वहाँ पे वेपर्स को ज़्यादा टाइम लगेगा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने होने के लिए, और अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो वहाँ पे लिक्विड जल्दी बॉयल होने लग जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा हमें अंदाज़ा इसका कैलोसियस कैलिब्रेन इक्वेशन से भी होता है। ये इक्वेशन बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है, लेकिन इसके एप्लीकेशन जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन के अंदर आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी होते हैं, इस तरह फेज़ रूल में भी होते हैं जहाँ जहाँ पे फेज़ ट्रांजिशन हो रही होती है। मॉलिक्यूलर मैस, अब मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हमें पता है कि डायरेक्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ भी लिंक्ड हो रहा होता है। तो जैसे वंडरवाल फोर्सेस वगैरह उनमें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे वंडरवाल फोर्सेस हैं या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, तो जहाँ भी मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हाई होंगी तो वहाँ पे उनको बॉयल करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी तो वेपर फॉर्मेशन कम होगी। वेपर फॉर्मेशन कम होगी तो फिर आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो आपके वेपर्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। पोलैरिटी, पोलर और नॉन पोलर को कंपेयर करें तो पोलर में चूँकि पोल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली हाई होती है नॉन पोलर की निस्बत, तो इस तरह से वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हमने लास्ट चैप्टर में इंट्रा वाले में डिटेल के साथ स्टडी भी किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनको बॉयल करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है इम्प्योरिटीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके पास है एक प्योर सॉल्वेंट और दूसरा आपके पास है सॉल्यूशन, तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ना है इसको। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसमें सरफेस के ऊपर हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और सॉल्यूट या इम्प्योरिटी जो हमने इसमें ऐड करनी है वो लाजमी नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो वो खुद भी इम्प्योरिटी भी ऐसे जो खुद भी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है फिर तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो आप नॉन वोलेटाइल है तो फिर क्या होगा कि सरफेस के ऊपर कहीं कहीं जो है उसके मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, तो उससे ये होगा कि जो वेपर फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा
कि वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब आप उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड कर देंगे या कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड कर देंगे जो कि वेपर फॉर्मेशन को, जिससे वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आमतौर पे जो हम लैब वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं टेक्निक सिंपल डिस्टिलेशन होती है। इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो वही है जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन ये आमतौर पे लेबॉरेटरी टेक्निक होती है जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का मेजर किया जाता है। एक पूरा डिस्टिलेशन अपरेटस होता है जिसके साथ एक कंडेंसेशन फ्लास्क अटैच होती है। तो आप डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर अपने उस वाटर को या जो भी आपका लिक्विड होता है जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं वो लेते हैं, वेपर्स बनते हैं, वो कंडेंसेशन फ्लास्क में जाते हैं। उसके साथ टेम्परेचर को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, फर्दर चेंजिंग उसमें आना बंद हो जाए, इसका मतलब होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट आ चुका है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद फर्दर चेंज नहीं होता टेम्परेचर, वो इसलिए नहीं होता कि उसके बाद जो हीट उसको मिल रही होती है वो फेज ट्रांजिशन में यूज़ हो जाती है, फिर टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं करता उस सॉल्यूशन का या उस सॉल्वेंट का या जो भी आपकी सब्सटेंस है जिसको आप बॉयल कर रहे हैं। उसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही है जिसमें ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं उनमें डिफरेंस भी कम हो। तो फिर आप क्या करते हैं कि उनको हीट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन अलग हो जाएगी। इस तरह फिर सेकंड पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा, थर्ड पे जिसका उससे भी हाई होगा। तो यूँ बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो डिस्टिलेशन भी एक बड़ी कॉमन जो है वो लैब टेक्निक है। डिस्टिलेशन जो अभी हमने जिसकी बात भी की है कि इसमें ये मेनली हम करते हैं प्योरीफिकेशन पर्पज़ के लिए। क्योंकि जो अब आपके पास वेपर्स बनते हैं और वो वेपर जब कंडेंसेशन फ्लास्क में मूव करते हैं तो वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस के होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो सारी दूसरी उसमें रह जाती हैं। क्योंकि वो तो इवेपोरेट नहीं कर रही होती ना, उनके तो वेपर्स नहीं बन रहे होते, तो वो तो फिर कंडेंसेशन फ्लास्क में मूव नहीं करती। इस तरह से मेडिसिनल इंडस्ट्री की बात करें, ड्रग फॉर्मेशन, मेडिसिन फॉर्मेशन वगैरह जो हो रही होती है उनके पास भी नॉलेज होना बॉइलिंग पॉइंट का ज़रूरी है। क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करवाई जा रही होती हैं इस पूरे ड्रग फार्मूलेशन के प्रोसेस के दौरान। कहीं पे वो फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, कहीं पे वो किसी डिफरेंट सॉल्वेंट्स में उनको बॉयल कर रहे होते हैं, तो उनके पास भी बॉइलिंग पॉइंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। कुकिंग टेम्परेचर जो है मेनली जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे लोग ये काम कर रहे होते हैं तो उनके पास नॉलेज होना ज़रूरी है इस चीज़ का, ताकि फिर वो एक मुनासिब हीट जो है वो प्रोवाइड कर सके। इस तरह से वाटर साइकिल जो होता है उसमें भी रोल होता है। वेपर प्रेशर देखिए डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ, तो एप्लीकेशंस इनके ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इस तरह से जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो अब स्वेटिंग वगैरह होती है, फिर वो स्किन से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे एनर्जी जो है वो मतलब थोड़ी कंपनसेट हो जाती है। इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी कुछ थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी टेम्परेचर का एक्जैक्ट कितना टेम्परेचर के सॉल्वेंट को प्रोवाइड करना है ये सारा नॉलेज होना ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन वगैरह परफॉर्म करवाने के लिए भी। कैलॉजियस-कैलिब्रन इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली थर्मोडाइनामिक्स के अंदर ही आएगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि फेज ट्रांजिशन की बात हो रही थी तो इसका बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कैलॉजियस एंड कैलिब्रन जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग इस इक्वेशन को डिराइव किया था, लेकिन चूँकि वर्किंग उनकी सेम थी। ये बेसिकली आपको बताती है कि जो फेज ट्रांजिशन होती है, यानी जैसे हमने कहा कि लिक्विड से गैशियस फेज में आना, तो इस फेज ट्रांजिशन के दौरान वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो लिंक होता है, जो रिलेशन होता है, ये इक्वेशन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये इक्वेशन आप लोगों ने एज इट इज़ याद लाजमी रखनी है, क्योंकि सम टाइम पेपर में, जैसे अभी जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें सिंपल ये पूछा हुआ था कि इसमें से मार्क करें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है। तो इस तरह की जो फेमस इक्वेशंस हैं वो पूरी इक्वेशन सिर्फ आप लोग याद रखा करें, क्योंकि पेपर में वो आपको डेरिवेशन तो नहीं दे सकता। अपने नॉलेज के लिए ज़रूर उस डेरिवेशन को करें, लेकिन इक्वेशन आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए। तो ये होती है log नेचुरल P2 over P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H ओवर R 1 over T1 माइनस 1 over T2 माइनस 1 over T1। तो यहाँ पे T1 के लिहाज से जो वेपर प्रेशर होता है वो P1 होता है, T2 के लिहाज से P2 होता है, डेल्टा H जो होता है वो इंथॉल्पी चेंज होता है,
आर यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखी भी है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। और T1 एंड T2 टेम्परेचर्स होते हैं जो कि केल्विन स्केल पे लिए जाते हैं। तो फेस ट्रांजिशन के दौरान मेनली ये एप्लीकेबल होती है और ये आपको बताती है कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट होते हैं। इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे थर्मोडाइनामिक्स वाले चैप्टर में। बाकी इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी आपके पास सामने आएंगे। इसके अलावा फेस रूल जब आप स्टडी करेंगे तब भी हमने इसको अप्लाई करना है। Clausius Clapeyron equation is particularly useful for predicting how the vapor pressure of a substance changes with temperature and for understanding the behavior of substance undergoing phase transition। और phase transition जो है वो बॉइलिंग में भी हो रही होती है इस तरह से, सब्लिमेशन जिसमें एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर फेस में आ रहा होता है तो वहाँ पे भी फेस ट्रांजिशन हो रही होती है। लास्ट टॉपिक है आपका लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स ये सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ सॉलिड्स हैं उनको जब आप हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो पहले एक टर्बिड लिक्विड फेस में आते हैं उसके बाद वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो टर्बिड लिक्विड फेस वाला फेस होता है जिसमें आपके पास यानी एक सॉलिड को आपने हीट किया, सॉलिड को हम हीट करें तो यूजुअली वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो पहले एक टर्बिड सा एक थिक सा गाढ़ा सा लिक्विड फेस आता है उनके दरमियान में, उसी टर्बिड लिक्विड फेस को नाम दिया जाता है लिक्विड क्रिस्टल का। इसके अंदर जब मतलब ये जो सॉलिड्स उस फेस में होते हैं उनके अंदर ना तो सारी कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम सॉलिड वाली होती हैं और ना ही स्लाइड चेंज कर दें प्लीज। आपके पास स्लाइड चेंज नहीं हो रही? स्लाइड नहीं हो रही मैम। कौन सी शो हो रही है आपको? उससे पिछला वाला जो इक्वेशन था मैम वही शो हो रहा है। बेटा मैंने तो चेंज कर दी, आप रिफ्रेश करें, बाकी सबको शो हो रही है? जी मैम हो रही है। बेटा फिर आपकी तरफ ये सिग्नल का इशू है, आप उसको रिफ्रेश करें, मैंने तो चेंज कर दी है। हाँ मैम हो गई है अभी, थैंक यू मैम। जी तो लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो बच्चों हम क्या कह रहे थे कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इनके अंदर ना तो प्योर सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना प्योर लिक्विड वाली, ये इंटरमीडिएट फेस होता है सॉलिड और क्लियर लिक्विड का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सॉलिड्स वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लिक्विड वाली होती हैं। जैसे ये फ़्लो कर सकते हैं, अब फ्लो करना लिक्विड की एबिलिटी है, सॉलिड की नहीं है, लेकिन इनके अंदर किसी हद तक जो है वो अरेंजमेंट भी होती है। अब ऑर्डर जो है, जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, तो इनके अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ सॉलिड्स वाली और कुछ क्लियर लिक्विड्स वाली। डिफरेंट फेजेस में ये एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, न्यूमेटिक सिमेट्रिक। न्यूमेटिक में ये होता है कि इनकी एक प्रेफर डायरेक्शन में ख़ुद को अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डर, ये अरेंजमेंट लॉन्ग ऑर्डर नहीं होती, लॉन्ग रेंज नहीं होती, यानी कुछ मॉलिक्यूल अरेंज्ड होंगे फिर कुछ रैंडम होंगे फिर थोड़ी सी अरेंजमेंट होगी, यानी कुछ मॉलिक्यूल इनमें अरेंज्ड होते हैं, इनके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी होती है। वो सारी जो फेजेस हैं तो लिक्विड क्रिस्टल्स के तो सबके अंदर ही ऑलमोस्ट ये एबिलिटी पाई जाती है। सेकेंड है सीमेटिक फेस। न्यूमेटिक और सीमेटिक में डिफरेंस ये है कि न्यूमेटिक के अंदर लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होती इनके अंदर, लेकिन सीमेटिक के अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर लेयर के अंदर मॉलिक्यूल एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, यानी इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो न्यूमेटिक से ज़रा ज़्यादा होती है। फिर इसको भी इनकी मतलब डिफरेंट ज्योमेट्रीज के बेस पे आगे फर्दर भी इनकी फेजेस होती हैं, सीमेटिक, ए सीमेटिक, बी सीमेटिक, सी, लेकिन आपको मेन जो डिफरेंस है वो इनके अंदर पता होना चाहिए कि न्यूमेटिक के अंदर लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता, मॉलिक्यूल थोड़े से अरेंज होंगे फिर कुछ रैंडम होंगे फिर कुछ अरेंज होंगे, लेकिन जो सिमेट्रिक है उसमें लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इनके अंदर, यानी इनके अंदर लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। कोलेस्ट्रिक की बात करें तो इनमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो सारी इनकी टाइप्स हैं या फेजेस हैं ये इनकी ज्योमेट्री से इनकी अरेंजमेंट की बेस पे हैं। कोलेस्ट्रेटिक जो है उनके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्पाइरल पैटर्न पे प्रॉपर्ली रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह डिस्कोटिक जो होते हैं उनमें ये डिस्क लाइक शेप में अरेंज्ड होते हैं।
फेरो इलेक्ट्रिक फेस इनका ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये स्पॉन्टेनियसली पोलराइज हो जाते हैं। इस एबिलिटी की वजह से इनको एलसीडीज़ वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एलसीडीज़ वगैरह के अंदर, जैसे अभी हमने कहा था कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि स्पॉन्टेनियसली पोलराइज हो जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनको एलसीडीज़ वगैरह बनाने में, टेलीविज़न मॉनिटर स्क्रीन्स वगैरह के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, डिजिटल क्लॉक्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, उनके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं इनके, जिनमें डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इनको यूज़, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंस करने की एबिलिटी रखते हैं, तो डिजीज़ वगैरह को डायग्नोस करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। स्पेटियल लाइट मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन डिवाइसेस जो होती हैं, उनमें लाइट को या ऑप्टिक को मॉड्यूलेट करने के लिए, इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सेंसर्स वगैरह के तौर पे, जैसे अभी हमने कहा कि टेम्परेचर सेंस करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर, तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर्स के तौर पे भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। केमिकल सेंसर ये होते हैं कि सम टाइम केमिकल रिएक्शन में आपने कंडीशन वगैरह को देखना होता है टेम्परेचर वगैरह के लिहाज से। इस तरह से बायोलॉजिकल सेंसर्स ये होते हैं कि ट्यूमर्स वगैरह अगर बॉडी में हो तो वो एरिया जो है वो बाकी बॉडी की निस्बत ज़्यादा वार्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, तो फिर ये उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसको स्टडी वहीं से करना है, FSC की बुक से। इसके अलावा अगर आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री BSc या BS की पढ़ी है नवाज़ भट्टी साहब की, वहाँ से, और BS भल से, तो यहाँ पे जो आपकी सेकंड फेज़ थी या सेकंड टाइप थी मैटर की स्टेट थी लिक्विड, वो कंप्लीट हो गई है।